प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी है, जिसके चलते सोलर वाटर पंपिंग स्कीम के तहत किसानों को सोलर पंप मिलेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप लगा रही है। पहले चरण में 50,000 पंप लगेंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हर क्षेत्र को पानी देना सरकार की प्राथमिकता है, जिसके चलते सरकार सूक्ष्म सिंचाई पर जोर दे रही है, जिससे पानी की बचत होगी। वहीं सीएम ने कहा कि सरकार सौर पंप पर तेजी से काम कर रही है, जिससे किसानों को फायदा होगा। सिंचाई के क्षेत्र में और ये जो सौर ऊर्जा का क्षेत्र, जो आज से 7 साल पहले तक हरियाणा में ना के बराबर था, कोई जानता तक नहीं था, लेकिन पिछले 7 साल में हमने इसको खूब बढ़ाया है, खूब आगे किया है और इससे एक पंथ कई कार्य इससे हो रहे हैं। इसलिए आज जिन किसान भाइयों को इसका लाभ दिया जा रहा है, खास करके जो 200 लोगों को सर्टिफिकेट दिया है और 68 लोगों को सीधा उनका जो पंप का उद्घाटन किया गया है, ऐसे यहाँ बैठे हुए सभी लाभार्थियों को, सब किसान भाइयों को मैं बहुत ही बधाई देता हूं और बहुत ही शुभकामना देता हूं। और इसी प्रकार बाकी किसान भी इनसे जुड़ करके इनके सारे कार्यक्रम को देखते हुए आगे बढ़े, ऐसे मैं आशा करता हूं। भाइयों बहनों, हमने अपने देश को आत्मनिर्भर करना है। देश को करना है तो प्रदेश हरियाणा को भी करना है और हरियाणा की आत्मनिर्भरता एक क्षेत्र के लिए हमको आगे बढ़ना है। उसमें सबसे पहला है कि हम अपने खेतों में सिंचाई की व्यवस्था कैसे सारे क्षेत्र को सिंचाई कर सकें। हमने तय किया है कि हर खेत को पानी देना ये हमारा काम है। जब हर खेत को पानी देना है तो पानी आएगा कहां से? जितना पानी है उसी का बंटवारा करना पड़ेगा। उसमें हमने विचार किया कि जो खुली खेत यानी खुली सिंचाई होती है खेतों में, उसकी बजाय हम इसमें सूक्ष्म सिंचाई को लेकर के आए। और सूक्ष्म सिंचाई में चाहे ड्रिप इरिगेशन है और चाहे फुहारा इरिगेशन है, इससे हमारे पानी की बचत होगी। और 1 एकड़ अगर हम खुली सिंचाई को छोड़कर उस पानी को हम लघु सिंचाई, इसमें सूक्ष्म सिंचाई में यूज करते हैं, तो 3 एकड़ पानी यानी उसका सिंचाई के लिए पर्याप्त रहता है। इसलिए कम से कम खुली सिंचाई और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म सिंचाई हम करेंगे तो हमारी सारी खेती को, हर एकड़ को हम सिंचाई योग्य बना सकेंगे। जो हमारी पावर इस समय उपलब्ध है, बिजली उपलब्ध है, उसकी पूर्ति करने के लिए हमने अन्य प्रकार के जो साधन हैं उसका भी उपयोग करना पड़ेगा। उसके अंदर सौर ऊर्जा ये सबसे बड़ा एक कार्यक्रम है, जिसमें से हम पूरे प्रदेश में जहां आवश्यकता हम लगा सकते हैं। तो ये सौर ऊर्जा से चलने वाला ये जो सारा प्रोजेक्ट है सिंचाई का, खेतों का, इसको बढ़ा रहे हैं। अभी पिछले 7 साल में हमने 25,897 सोलर पंप लगाए हैं। आगे हमारा 13,800 सोलर पंप पर और काम चल रहा है। टारगेट हमारा 50,000 सोलर पंप का है। ये पहले चरण में 50,000 है। 50,000 पूरा होने के बाद और हम आगे बढ़ाएंगे, तो इसको बहुत तीव्र गति से हम आगे कर रहे हैं। इसका हमने कैसे उपयोग करना है, कैसे इसको सोलर पंप के लिए आगे बढ़ना है, इसकी जानकारी के लिए हमने 2 पुस्तकें, एक पुस्तक इसका विमोचन किया है, यूजर गाइड, और इसी प्रकार से हैंडबुक और उपयोगकर्ता की पुस्तिका। ये 2 पुस्तकें हिंदी अंग्रेजी में हमने जो है आज उसका भी विमोचन किया है। ये हम अपने डिप्टी कमिश्नर साहब को कहेंगे कि किसानों को अधिक से अधिक इसका बंटवारा करें, ताकि लोगों को पता लग सके कि हम सोलर ऊर्जा को किस प्रकार से हम कर सकते हैं। हम अगर सोलर पंप पर ज्यादा जाएंगे तो ये बिजली की सब्सिडी भी कम होगी और साथ में जो 3 लाख ट्यूबवेल जो लगाए जाते हैं डीजल पर चलने वाले, अगर उनको भी हम शिफ्ट करते हैं तो किसान का डीजल का। सोनीपत में कोविड नियमों की अवहेलना देखने को मिल रही है। सोनीपत में बाजार देर रात तक भी खुले रहे, जबकि सरकार ने सावधानी के चलते बाजारों को शाम 6 बजे के बाद बंद करने के निर्देश जारी किए हुए हैं। प्रशासन की अनदेखी लोगों को बीमार कर रही है। इस वक्त हमें सोनीपत और मेरे सहयोगी आपको दिखा दें कि रात का समय है
और प्रशासन की यहाँ कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बाजार जो है पूर्ण तरीके से खुला हुआ है, लॉकडाउन की जो है वो धज्जियां उड़ रही है और लगातार दोनों तरफ के जो हैं वो दौरे जो आपको देख सकते हैं कि ये तस्वीरें बयान करती हैं कि बाजार खुला हुआ है लेकिन सोनीपत का प्रशासन नींद में सोया हुआ है। और लगातार आपको बता दें कि सोनीपत का जो कोरोना का प्रकोप वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर नज़दीक होना और दिल्ली सोनीपत पर लगातार काले बादल छाना ये लाजमी है, लेकिन सोनीपत का प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई दे रहा है। हर व्यक्ति आपको दिखा दें किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई देगा और जो बाजार है वो पूर्ण तरीके से खुला हुआ है। सोनीपत का प्रशासन कितना बेपरवाह है, लापरवाह है, क्योंकि सोनीपत के बाजार को जो है आप देख सकते हैं ये तस्वीरें बयान करती हैं रात का समय है और लगातार आपको बता दें कि जो सोनीपत का बाजार खुला हुआ है और लगातार प्रशासन की कोई भी इस पर नज़र नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं बीमारी को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को नज़र देनी चाहिए, क्योंकि लोगों को बीमारी से बचाना है और कोरोना जैसी महामारी दिल्ली का नज़दीक होना, लगातार सोनीपत पर काले बादल छाना, ये कहीं ना कहीं सवाली निशान खड़े होते हैं। हर खबर के लिए सोनीपत से लाजपत। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गए हैं। मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न करने वाले लोगों के ऊपर सख्ती बरती जा रही है। एसडीएम पटौदी के साथ पटौदी तहसीलदार सज्जन कुमार, एसएचओ पटौदी, नगरपालिका हिली मंडी और नगरपालिका पटौदी की टीम ने उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ चालान काटे, जिसमें हिली मंडी क्षेत्र के 4 चालान और पटौदी क्षेत्र के 5 चालान काटे गए। जो अभी सरकार की तरफ से जो लॉकडाउन है धीरे धीरे उसकी रेस्ट्रिक्शंस बढ़ने लग रही हैं। इसका मेन कारण ये है कि जो नया कोरोना का वेरिएंट है जिसका नाम ओमिक्रॉन रखा गया है, ये पुराने वाला जो डेल्टा वेरिएंट था उससे कम 4 से 5 गुना ज़्यादा ये घातक है और इसका संक्रमण भी बहुत ज़्यादा जल्दी फैलता है। तो इस कारण से सरकार की जो नई हिदायतें जो हम पहले पालन कर रहे थे, जिसमें कि मास्क का प्रयोग पब्लिक प्लेस के अंदर करना, टीका जो हमारा लगवाना है हमें दोनों टीके समय से लगवाना, और में एक नया जो परिवर्तन किया है कि 15 से 18 साल के बच्चे भी आप टीका लगवा सकते हैं। इसके लिए सरकारी स्कूलों में भी कैंप लगाए जा रहे हैं और सरकारी स्कूल में अगर कैंप में कोई नहीं पहुंच पा रहा तो जो आसपास नियरेस्ट जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां भी जाके वो अपना इसमें टीकाकरण करवा सकते हैं। पानीपत की औद्योगिक नगरी में आज से मिनी लॉकडाउन की शुरुआत हो गई। सरकार के निर्देश पर पानीपत उपायुक्त ने शाम 6 बजे बाजारों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए, जिस पर दुकानदारों ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि पहले भी कोरोना काल के दौरान उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा है और अब फिर से लॉकडाउन लगने से उन्हें काफी घाटा होगा। वहीं पानीपत उपायुक्त ने आमजन से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है और जरूरी काम से ही बाहर निकलने की उन्होंने गुजारिश की। साथ ही कहा कि मास्क लगाकर ही वो बाजारों में या फिर सार्वजनिक स्थानों पर जाएं। अगर इन्होंने दुकानें बंद करा दी हैं तो लोग जरूर मर जाएंगे। लोग वैसे कोरोना से नहीं मरेंगे, ओमिक्रॉन से नहीं मरेंगे, अब जरूर मर जाएंगे, क्योंकि 2 लॉकडाउन दुकानदार भुगत चुके हैं। बंद दुकानों के भी इन्होंने हाउस टैक्स दिए हैं, बंद दुकानों के बिजली के बिल भी दिए हैं। और दुकानदार कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है, रोटी खाने को नहीं है। जो जायदाद पड़ी है मकान दुकान बेचने के लिए हम सोच रहे थे, इन्होंने रजिस्ट्रियों के रेट भी ऐसे कर दिए हैं, हम लोग वो भी नहीं बेच सकते। झज्जर जिला प्रशासन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मुस्तैद नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन ने इसे चिंता का विषय बताया और इसीलिए उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वैक्सीन के दोनों डोज जल्द से जल्द लगवाएं ताकि अपना और अपने परिवार का बचाव किया जा सके। जिला उपायुक्त पुनिया ने कहा है कि बिना मास्क और बिना वैक्सीनेशन किसी को भी सार्वजनिक स्थान पर, सरकारी स्थानों पर प्रवेश की अनुमति नहीं है। ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं लगातार बढ़ रहे हैं और ये एक चिंता का विषय है। ना सिर्फ जिलावासियों में बल्कि प्रदेश भर में इसके मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं
तो मैं समस्त जिलावासियों से अपील करना चाहूँगा कि अपना जिन्होंने कोविड दोनों डोज नहीं ली और जिनकी ड्यूज है वो डोज ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन की ये सर्वसुलभ है। जो सरकारी जो फैसिलिटीज़ है उनके अलावा जो अभी गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनमें भी खासतौर से 15 से 18 साल के बच्चों को टारगेट करने के लिए कैंप्स लगाए जा रहे हैं। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, सिर्फ लोग आके इसमें सहयोग करें। और पिछले 2-3 दिन में इसका आंकड़ा भी बढ़ा है। तो फर्स्ट डोज तो 100% से ज़्यादा हमारा कवरेज है, सेकंड डोज में भी 70% से ऊपर अभी तक कवर हो पाया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और सरकार की तरफ से कई हिदायतें जारी की गई हैं। इन हिदायतों में यह भी कहा गया है कि स्कूल कॉलेज के साथ ही कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद रहेंगे। लेकिन सिरसा एसडीएम को सूचना मिली कि शहर में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया तो कई कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले भी मिले। जिसके बाद एसडीएम ने इंस्टीट्यूट संचालक को जमकर फटकार लगाई और इंस्टीट्यूट को खाली भी करवाया। हाँ, एक शिकायत मिली थी हमें कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो पाबंदी के बगैर भी खुले हुए हैं। तो जांचा गया तो यहाँ स्टूडेंट्स थे तो उनको घर भेज दिया गया है और जो वायलेटर्स हैं उनके 5,000 रुपये का हमने जुर्माना किया। कोचिंग पंजाब नागरिक अस्पताल राजपुरा में उस समय हड़कंप मच गया जब हरियाणा के करनाल में सीएमओ की टीम ने नागरिक अस्पताल राजपुरा में छापा मारा। इस टीम की अगुवाई डॉक्टर सीनू कर रही थी। डॉक्टर सीनू ने बताया है कि सीएमओ करनाल को गुप्त फोन आया था कि नागरिक अस्पताल राजपुरा में सरकारी क्वार्टर में लिंग जांच की जा रही है, जिसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए करनाल से लगभग 20 से 25 लोगों की टीम ने नागरिक अस्पताल के क्वार्टर में रेड की, जहां रंगे हाथों 3 लोगों को लिंग जांच करते हुए पाया गया। हमारी टीम को बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ पे कौन कर रहा है। और एक राम नाम का इसमें बंदा था जिसका नाम हमें शायद थोड़ा सा पता चला था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगा टीम से कि ये पहले भी कहीं पे कुरुक्षेत्र में पकड़ा जा चुका है, जिसका नाम कृष्ण गोपाल उर्फ सोनू बजाज है। तो ये आज अभी इन्होंने बताया है कि ये वही लड़का है और बाकी 2 लड़के हम नहीं जानते कि कौन है कौन। इस समय हम नागरिक अस्पताल राजपुरा में हैं और जो सामान रिकवर हुआ है तीनों युवकों के पास पैसे भी बरामद हुए हैं। एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो टेक्निकल सामान रहता है लिंग जांच के लिए वो यहाँ पर अवेलेबल है। और डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब ये क्या क्या सामान है और ये खास तौर पर ये हमें बताएं कि ये किस विषय के लिए ये जरूरत की कौन कौन सी चीजें हैं, कहाँ इस्तेमाल हो। ये अल्ट्रासाउंड मशीन है जो हमने सीज की है, ये प्रोब है, ये जेली है और इसको कनेक्ट करके जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो लिंग जांच हम कर सकते हैं जो गैर कानूनी है। ये हमने सीज किया, प्लस जो 7 वाले क्वार्टर का हमने एक डीवीआर भी सीज कर लिया है, क्योंकि हमें ये है कि व्यक्ति इस क्वार्टर से उधर गया है या सीधा उधर गया है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने उनका एक आपने कहा डीवीआर, तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए? टीवी वहां पर 3-4 लगे हुए हैं, उनको देखते ही हमने ये डीवीआर सीज कर लिया है उनका। खंडर हालत में था वो क्वार्टर, तो है तो खंडर हालत में, पर उसके अंदर हमने देखा कि किचन भी चल रहा है, बेड भी लगा हुआ है जिसके ऊपर अल्ट्रासाउंड हो रहा है, सामान भी पड़ा है। जो पड़ोसी डॉक्टर से पूछा गया उन्होंने ये कहा कि ये कई सालों से खंडर है, तो ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि वहां कोई रह रहा है कि नहीं रह रहा, बट देखने से वो एक्टिव लग रहा था। अगर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो खंडर है और उसके अंदर कोई नहीं रह रहा। कितना कैश बरामद हुआ? 24,000 रुपये हमारे बरामद हुए हैं। वो हमने जितनी हमारे नोट जो हमने पहले से उनका मार्क किए हमने किए हुए थे, नंबर्ड नोट्स थे जो हमारे सारे होते हैं, ये नंबर्ड नोट्स को हमने वहां वेरीफाई किया है और उसमें से 25,000 में से 24,000 हमारे वेरीफाई हो गए कि वही नोट थे जो हमने अपने डिकॉय को दिए थे। एक अल्ट्रासाउंड के कितने चार्ज कर रहे थे ये लोग? ये 25,000 रुपये चार्ज कर रहे थे एक भ्रूण की जो मतलब एक लिंग जांच के लिए, किसी इलीगल काम के लिए। ये दोषी पाए जाते हैं सर, तो कितनी सजा का प्रावधान है? सजा का प्रावधान तो डॉक्टर शीनू आपको डिटेल में बताएंगी, बट एक बार सजा कम से कम 3 साल की है और बार बार करने पर ज्यादा भी है, 7 साल से 10 साल तक हो। अंबाला के गांव सुल्लर स्थित गौशाला में गोवर्धन योजना का शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और गौशाला में गोवर्धन योजना का शिलान्यास किया।
हरियाणा के विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र को और ज्यादा विकसित करने की दिशा में तेजी से काम किया जाए। गांव के विकास की ऐसी योजना तैयार की जाए जिससे ग्रामीणों को शहरों की तर्ज पर मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। देवेंद्र सिंह बबली ने विकास और पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ विभाग की योजनाओं की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक की। बबली ने कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप काम हो और भ्रष्टाचार जैसी संभावनाओं को बिल्कुल खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत मकान और प्लॉट का सही मालिकाना हक देने के उद्देश्य से प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अंतर्गत सोलर वाटर पंपिंग कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ किया। योजना के शुभारंभ के मौके पर सीएम ने नूंह और हिसार जिला के दो किसानों से सीधे सोलर वाटर पंपिंग के बारे में बातचीत कर उनके अनुभव साझा किए। किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने इस योजना का ज्यादा से ज्यादा विस्तारीकरण करने की बात रखी। साथ ही योजना में समय और धन की बचत के साथ साथ वायु और ध्वनि प्रदूषण से निजात मिलने की बात भी कही। जी, सबसे पहले तो ये हमारे जिले का सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज इस वर्चुअल माध्यम से इसका लॉन्च किया है कुसुम स्कीम का, इसमें हमारा जिला उन जिलों में शामिल था जहां उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इंटरेक्शन की है। इससे स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जिले के बारे में, इसके विकास के बारे में कितने चिंतित हैं, कितना ध्यान रखते हैं इस जिले का। और ये जो सोलर ट्यूबवेल की जो स्कीम है हमारे इलाके में इसलिए भी ज़्यादा कामयाब है कि कुछ स्थानों पर जहाँ भूमिगत जल का जो स्तर है वो ज़्यादा गहरा नहीं गया है, वहाँ पर बिजली पे डिपेंडेंट या डीजल पंप पे डिपेंड होने की बजाय सौर ऊर्जा से अगर किसान अपनी खेती कर सकते हैं तो ये न केवल उनके लिए लाभदायक है बल्कि ये वातावरण के लिए भी लाभदायक है। रेवाड़ी के गांव रतनथल की माटी का लाल जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में हुए ब्लास्ट में शहीद हो गया। शहीद शमशेर सिंह चौहान सूबेदार मेजर के पद पर तैनात था, जो बंकर में सिगड़ी फटने की वजह से ब्लास्ट में शहीद हुआ। जवान के पार्थिव शरीर को शुक्रवार को उसके पैतृक गांव लाया जाएगा। जवान की शहादत की खबर से गांव का माहौल गमगीन है। पैतृक गांव में जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो लेह में हुए ब्लास्ट में शहीद हुए जवान का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया जाएगा, जिसकी तैयारियां यहां की जा रही हैं। रोहतक में झज्जर रोड पर जलघर के पास बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की घटना को अंजाम देने वाले दो बदमाश कार में सवार होकर आए थे, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। घटना की सूचना पर शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया। वैश्य कॉलेज के स्टेडियम में हुई एक पहलवान की हत्या से इस मामले के तार जुड़े जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर मामले को सुलझा लिया जाएगा। हमारे को कंट्रोल रूम सूचना मिली थी कि भाई झज्जर रोड पर और झज्जर चुंगी के पास पानी की डिग्गी के सामने एक आदमी गोलियां मार दी। हम जो ही मौके पर पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ पर एक व्यक्ति घायल अवस्था में था। पता किया तो पता चला भाई जगदेव शीतल कॉलोनी का रहने वाला है और बिल्डिंग मटेरियल का काम करता है। इसका भाई भी था, वो पास में दूर खड़ा हुआ था। तो उसने बताया कि जी एक गाड़ी में दो आदमी आए थे, उन्होंने मेरे भाई को गोलियां मार दी। कितनी गोली मारी? 5-6 गोलियां लगी सिर में। आरोपी कितने थे? आरोपी दो ही भी जो है मालूम हुए हैं, जो बताया इन्होंने। कोई 2 आदमी गाड़ी से उतरे थे,
ब्रिटिश गाड़ी बताई इन्होंने, इको, और उसमें उतरे मेरे भाई गोली मार दी। कोई गिरफ्त में आया? नहीं, अभी तक वो गिरफ्त में नहीं है, इन्वेस्टिगेशन जारी। सोनीपत के गांव कुमासपुर के पास जली हुई कार में एक शव मिला था। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है और अब एक और बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया है कि कार में आग लगने की वजह से कोई हादसा नहीं था, बल्कि कार सवार को पहले उसकी 3 साथियों ने पीटा, उसकी हत्या की, बाद में कार में उसका शव रखकर कार को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। जी 26 दिसंबर को हमारे पास सूचना आई थी कि एक दीपालपुर रोड पे एक i20 गाड़ी में आग लगी, जिसमें एक बंदा जल के एक्सपायर हो गया है, जिसकी आइडेंटिफिकेशन हुई थी राकेश उर्फ फुल कुमार, जिसके भाई राजकुमार के बयान पे हमने 304A का मुकदमा दर्ज कर दिया था। लेकिन हमारे सोर्सेज से और हमारी जांच से ये पता चला था कि वो एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उसमें 3 लोगों ने उसको पहले उसकी पिटाई करके और फिर उसको कार में डाल दिया था और फिर कार में आग लगा दी थी। क्या कारण था, क्यों हत्या की गई? हत्या इसलिए हुई थी कि ये 4 लोग थे और शादी में गए हुए थे, और जिसमें कि इन्होंने ड्रिंक करके इनका झगड़ा हो गया था। राकेश का और नरेंद्र का झगड़ा था, कोई इनका फैमिली मैटर लेके। अंबाला में पुलिस ने बैग चोरी करने वाले युवक को हिरासत में लिया। पुलिस चौकी नंबर 3 के इंचार्ज हरविंद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि एक बैग चोरी करने वाले युवक को हिरासत में लिया गया है। दरअसल उन्हें सूचना मिली थी कि उसने पहले भी एक बैग चोरी की है। वह कुछ दिनों पहले ही जेल से रिहा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बाथरूम से नहीं है जो दीपक कुमार नाम के लड़के को अंबाला सिटी का रहने वाला है, उसको चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा है और उससे हमने एक दिन का पुलिस रिमांड लिया कोर्ट में, और रिमांड के दौरान हमने एक मोटरसाइकिल जो वर्ष 2021 में चोरी हुई थी उससे भी हमने वो भी बरामद कर लिया है। हमने 2 मोटरसाइकिल बरामद कर लिया उससे, और उसके पास से पहले भी चोरी की मोटरसाइकिलें थी जो उसमें जेल में था वो, और कुछ दिन पहले ही जेल से छूट के आया है और जेल से आते उसने तुरंत चोरियां कर दी थी। तो हमने इसके 2 मोटरसाइकिल। आम आदमी पार्टी के हल्का अध्यक्ष राकेश चांदवास के नेतृत्व में आज एसडीएम बाडड़ा के जरिए भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को ज्ञापन भेजा है। दरअसल ये ज्ञापन उन्होंने 100 रुपए रिश्वत मामले में एसडीएम बाडड़ा के रीडर सुरेंद्र उर्फ बागड़ी की गिरफ्तारी न होने पर भेजा है। ज्ञापन में उन्होंने लिखा है कि बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन जांच में भ्रष्टाचार साबित होने पर आरोपी को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लाजमी है। सभी पदाधिकारियों ने एसडीएम बालडा को ज्ञापन देने आए थे। नायब तहसीलदार यहाँ थे, उनको हमने ज्ञापन सौंप दिया है। यहाँ जो एसडीएम बालडा का रीडर है सुरेंद्र बागड़ी, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो गए, उसने 100 रुपये ले लिए थे। चोर आदमी उस चोरी की गिरफ्तारी के लिए देने आए थे और हम उसको गिरफ्तार करवाने नहीं करेंगे तो हम धरना दे देंगे, प्रदर्शन करेंगे। हमने ये ज्ञापन देश के गृह मंत्री अनिल विज को भेजना है, मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश के एसडीएम के रीडर को गिरफ्तार करो। भ्रष्टाचारी को गिरफ्तार। समालखा के मातापुली स्थित बागवाला मोहल्ला में 4 जनवरी की शाम बाइक सवार 2 बदमाशों ने व्यापारी राजकुमार उर्फ राजू को गोली मार दी। गोली मारने के बाद बदमाश व्यापारी से 1.5 लाख रुपए की लूट लेकर फरार हो गए। इस मामले में डायल 112 पर कॉल की गई। कॉल के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो राजकुमार खून से लथपथ था। लोगों का कहना है कि उन्होंने पुलिस को कहा है कि घायल को अस्पताल पहुंचा जाए, लेकिन पुलिस कर्मियों ने इससे इनकार कर दिया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने आरोपी एसआई करमवीर, सिपाही सोमवीर और एसपीओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। इतना ही नहीं, करमवीर और सोमवीर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। पानीपत एसपी शशांक कुमार सावन ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पहले उनका सीसीटीवी वीडियो जारी किया, फिर 1 लाख का इनाम भी रखा था। बहरहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच करने और आरोपी की तलाश करने में जुटी है।
लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा यूपी बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा को बढ़ा दिया है। पलवल एसपी के दिशा निर्देश पर करमन बॉर्डर पर पुलिस ने अवैध हथियार को लेकर विशेष अभियान शुरू किया हुआ है और इस अभियान के तहत करमन बॉर्डर पर नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इस बीच होडल सीआई ने नाकेबंदी कर अवैध सप्लाई के लिए ले जाए जा रहे हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को काबू किया है और इन आरोपियों के कब्जे से 3 देसी कट्टे, 5 खाली मैगजीन और 95 कारतूस बरामद किए। हमारे पास सूचना थी कि ऐसे कुछ लोग यूपी से हरियाणा में हथियार लेकर बेचते हैं, हथियार लाकर बेचते हैं और माननीय एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार हमारे जिला में 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक इलीगल वेपन के खिलाफ एक स्पेशल कैंपेनिंग चलाई हुई है। इस कड़ी के तहत करीब 10 मुकदमे पहले भी दर्ज हो चुके, 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और कल हमने नाका करमन बॉर्डर पे लगा रखा था। हमारी टीम थी, चाहिए एक पूरी टीम थी वहाँ पे है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि 2 लोग यूपी नंबर की मोटरसाइकिल है उस पर हथियार लेके आते हैं। तो हमने इन लोगों को काबू किया और पूछताछ की और इनके कब्जे से 2 आदमी थे, ईसा है और दूसरे का नाम जलिस है। दोनों जंगावली गाँव पड़ता है शेरगढ़ थाना में, वहाँ के रहने वाले हैं। इनको काबू किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।